ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना अगला बिंदु है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में रसायन। यदि हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लाइफ इज केमिकल। जीवन एक रसायन है। रसायन विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। दैनिक जीवन में रसायनों का अत्यधिक महत्व है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो रसायन विज्ञान से के रसायनों से अछूता है। रसायन विज्ञान ने हमारे जीवन में इतना अधिक प्रभावित किया है कि हमें खुद को यह पता नहीं चलता कि हम स्वयं रसायनों की एक कृति हैं। स्वयं रसायनों की कृति है। मानव जीवन है, स्वयं है वह रसायनों की, कह सकते हैं कि अत्यधिक सुंदर रासायनिक कृति है। सुंदर रासायनिक कृति कह सकते हैं, ब्यूटीफुल केमिकल से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। और हमारी प्रत्येक गतिविधि का संचालन, जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं, जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं हैं, हमारे कार्य हैं, उनमें रसायनों का कहीं न कहीं योगदान होता है। मानव स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जो रसायन प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम मेडिसिन या दवाइयां कहते हैं। ऐसे रसायन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, हमारे स्वस्थ करने में प्रयुक्त होते हैं, वो सारे के सारे रसायन क्या कहलाते हैं? दवाइयां कहलाते हैं। दवाइयां कहलाते हैं। औषधियां हैं, ये रसायन विज्ञान की अति महत्वपूर्ण देन है। पर्यावरणीय प्रदूषण मान लो, आप आनुवांशिक अनियमितताएं मान लो, दुर्घटनाएं मान लो, सूक्ष्म जीवों का संक्रमण मान लो, इन सब से रोकथाम के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ में कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, अनेक प्रकार की डिजीज हो जाती है। डिजीज की रोकथाम के लिए भी मेडिसिन प्रयुक्त होती है। रोगों का बचाव और रोगों के लक्षण के आधार पर विभिन्न प्रकार के रसायन दिए जाते हैं या विभिन्न प्रकार की दवाएं दी जाती है। जैसा रोग होता है उसके अनुसार ही उसका इलाज होता है। जैसा जन्म होता है वैसा ही उसका इलाज होता है। यानी उसी प्रकार का रसायन हमारे शरीर को दिया जाता है जैसा रोग होता है। तो वह उन धीरे धीरे उस रोग को क्या करता है? ठीक करता है, रिकवर करता है। और रिकवर करने के बाद में हमें क्या दिलाता है? रिलीफ दिलाता है। हम अपने आप को फील गुड महसूस करते हैं। पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है, प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, वर्तमान में हम मान सकते हैं कि हमारे पास में अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति आ गई है, लेकिन जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है इस पे भी हमें ध्यान देना होगा। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली, यूनानी चिकित्सा प्रणाली, होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली, और वर्तमान में एक और चिकित्सा प्रणाली जो पूर्व में भी थी, अभी इसका वापस बूम आ रहा है, योगा चिकित्सा प्रणाली। इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करते हैं। विभिन्न प्रकार के चूर्ण, काढ़ा, इस प्रकार के जो घोल देकर हम इलाज करते हैं। जो चूर्ण है, काढ़ा है, वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। किसी पेड़ पौधे से, जड़ी बूटियों से उनका रस है, उनकी छाल है, उनकी जड़ें हैं, उनकी फूल पत्तियां हैं, उनके कंद हैं, उनके मूल हैं, वहाँ से हमें रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। और वो रासायनिक
पदार्थ हैं वो आयुर्वेद के अंदर हम काम में लेते हैं। यूनानी पद्धति के अंदर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ यूनानी पद्धति में हम जो जितनी भी मेडिसिन होती है उनको शहद के साथ में काम में लेते हैं। जब पुराने समय में जब लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता था, डायरिया हो जाता था, उस समय डिस्टिल्ड वाटर उस समय जो NaCl है या ब्राइन वाटर है उसको IV इंजेक्शन के माध्यम से नहीं दिया जाता था। उस समय लोगों को क्या किया जाता था, शहद चटाया जाता था। शहद चाटने से, शहद को चटाया जाता था और शहद चटाने से वो व्यक्ति क्या हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 12वीं शताब्दी के पूर्व में मुस्लिम बादशाह है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बीमार हो गया। बख्तियार खिलजी बीमार होने के बाद में उसने अपने जो आयुर्वेद के यूनानी के जो उसके डॉक्टर्स थे, उसके जो राज के अंदर जो राजवैद्य थे, उनको उन्होंने बुलाया और उसने अपनी बीमारी का इलाज के लिए उनको कहा। आपको हम बता दें कि बख्तियार खिलजी का वो लोग इलाज नहीं कर पाए, तो काफ़ी खोजबीन के बाद में उन्होंने बताया कि भारत के अंदर एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। उस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक आयुर्वेद का डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश चंद्र राव। आप उस डॉक्टर महेश चंद्र राव से यदि आप सलाह लें तो हो सकता है आपको वो ठीक कर दें। ये बात बख्तियार खिलजी के जो गुप्तचर थे उन्होंने बख्तियार खिलजी को बताई कि ये आप काम कर सकते हो साहब। तो देखो उस समय बख्तियार खिलजी ने अपने सैनिकों को भेजा इस नालंदा विश्वविद्यालय के उस प्रोफेसर के पास में, आयुर्वेदाचार्य के पास में, और उससे विनती की कि हमारे राज्य के अंदर जो महाराज हैं वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप उनका इलाज करने के लिए जाएं। महेश राव उसके राज्य में चला गया। उसके राज्य में जाने के बाद में महेश राव ने उसका इलाज करना शुरू किया। इलाज करने से पहले बख्तियार खिलजी ने एक बात बताई उसको कि मेरा इलाज, फर्स्ट बात, मेरा इलाज आप हिंदू पद्धति से नहीं करोगे, मैं हिंदू पद्धति से मेरा इलाज नहीं करवाऊंगा, मेरी फर्स्ट कंडीशन है। मेरी सेकंड कंडीशन है, यदि आप मेरा इलाज नहीं कर पाए तो मैं आपकी जान को नहीं बख्शूंगा, यानी आपको मैं मार दूंगा। बख्तियार खिलजी ने कहा ठीक है साहब, मंजूर है, मुझे इलाज तो करने दीजिए, कुछ समय तो दीजिए। उसने तकरीबन 1 महीना 15 दिन का समय लिया कि मैं आपको 45 डेज के अंदर आपका इलाज करा दूंगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो आयुर्वेदाचार्य है उन्होंने उनको पूछा बख्तियार खिलजी को कि साहब क्या पढ़ते हो आप? तो उसने बताया मैं मेरे धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ जब समय मिलता है तो उन्होंने कह दिया कि आप रोजाना कितने पेज पढ़ते हो? तो उसने कहा 2, 3, 4 पेज पढ़ लेता हूँ। तो महेश राव ने कहा कि आप जो पेज पढ़ते हो उनको, प्रत्येक पेज को आपको अब एक बार सुबह पढ़ना है, एक बार दोपहर को पढ़ना है, एक बार शाम को पढ़ना है। ऐसे आपको 4-4 पेज रोजाना पढ़ने हैं, 3 बार पढ़ना है। आपका इलाज मैं करूंगा, लेकिन इस हिसाब से करूंगा, ये मेरी कंडीशन। बोलो ठीक है। ऐसा बताया गया है कि कुछ समय बाद में वो अपनी किताब पढ़ता गया, मतलब जो भी उसका धर्म ग्रंथ था बख्तियार खिलजी का, वो पढ़ता गया और वो धीरे धीरे क्या हो गया, रिकवर हो गया, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में अमूमन है कि इतना बड़ा महाराजा है वो ठीक हो गया, जिसको अपने राज्य के राज्यवेद्य सही नहीं कर पाए थे। जाहिर सी बात है कि नालंदा के जो प्रोफेसर था उसको बड़ा इनाम देना चाहिए था। यदि भारतीय राजा होता तो वो उसको बड़ा परगना भी दे सकता था, बड़ी जगह देता, उसको सम्मान के साथ में उसको विदा करता। लेकिन उसको बुलाया, बख्तियार खिलजी ने प्रोफेसर को बुलाया और कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ आपने मेरा इलाज कैसे किया, आपने मेरा इलाज कैसे किया, मैं तो मेरी पढ़ाई से ठीक हो गया हूँ। तो बोले महाराज मैंने ये देखा कि आप जब पढ़ाई करते थे तो मैंने एक टर्म देखा, जैसे मेरे पास में ये किताब है, अक्सर हम ये देखते हैं कि इस किताब को ऐसे खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, हम पन्ने को या तो यहाँ से खोलते हैं या पेज को यहाँ से खोलते हैं, यहाँ से खोलते हैं, या बीच में से ऐसे पकड़ के हम पेज को खोलते हैं। तो उसने सबसे पहले उसका वो स्टाइल चेक किया बख्तियार खिलजी को कि पेज कैसे चेंज करता है, और जहाँ से वो पेज चेंज करता है वहाँ पर जहाँ पर वो अपनी उंगलियाँ टिकाता है
उस जगह पर उसने वो रसायन का लेप कर दिया, बहुत सूक्ष्म लेप कर दिया उसने। क्योंकि जब बख्तियार खिलजी को किताब पढ़ने के लिए दी जाती थी, जैसे ही वो पढ़ लेता उसके बाद में प्रोफेसर साहब वो किताब अपने पास में ले लेते थे, उस पर लेप कर देते, लेप का पता ही नहीं चलता था। और जैसे ही एक और बात है कि हम जैसे ही मान लो पेज टर्न करते हैं, इस समय तो कोरोना महामारी के चलते थूक लगाना ये सब अवॉइड कर दिया है। पहले क्या करते थे, ऐसे हम थूक लगा के उसको ऐसे पकड़ के चेंज करते थे। तो जैसे ये यहाँ से क्या, ये यहाँ पर इसने क्या मेडिसिन थी वो यहाँ से चिपक गई, इसकी चिपक के क्या हो गई, मुख के अंदर चली गई। ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी मेडिसिन उसके जाती रही और वो कुछ समय बाद में सही हो गया। तो ये वृतांत डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि मैंने आपका इलाज ऐसे ऐसे किया। तो बड़ी अचंभे की बात है, नालंदा के उस प्रोफेसर बख्तियार खिलजी ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, अपने जल्लाद को आदेश दिया कि इसको तुरंत मार दिया जाए, इसका सिर है उसको कलम कर दिया जाए, इसका सिर काट दिया जाए। उसका सिर काट दिया गया। और आपको बाद में पता होगा कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, क्योंकि उसको जब पता चला कि भारत के अंदर इस ऐसे ऐसे ज्ञान के स्रोत हैं, वहां पर ऐसी ऐसी किताबें हैं जिनमें हमारा आयुर्वेद समाया हुआ है, हमारी चिकित्सा पद्धति समाई हुई है, बहुत सारे जो लाइलाज बीमारियां हैं उनका इलाज उसमें बताया गया है। तो ये बात उसको जब पता चली तो उसने बख्तियार खिलजी ने उस विश्वविद्यालय को भी जलवा दिया अपने सैनिकों के साथ में। तो मैं इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आयुर्वेद है वह आयुर्वेद कितना बड़ा था और वर्तमान में भी हम आयुर्वेद की तरफ पुनः लौट रहे हैं कि इस प्रकार की हमारे पास में पद्धतियां हैं कि हम इलाज कर सकते हैं, इससे रिकवर हो सकते हैं और बिल्कुल हम इस और वापस हमारा ध्यान जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रोगों से उपचार व बचाव के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों का हम प्रयोग में लाते हैं। चिकित्सा पद्धति के अंदर मैंने 3 पद्धतियां बताई हैं, ये पद्धतियां काम में लेते हैं। और रसायनों का जो चिकित्सकीय जो प्रयोग है, रसायनों का जो चिकित्सीय प्रयोग है उसको रसायन चिकित्सा कहते हैं, उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी शब्द आया, कीमोथेरेपी बराबर क्या है, रसायन चिकित्सा, यानी किसी रोग का इलाज जब रसायनों के माध्यम से करना। किसी रोग का इलाज जब हम रसायनों के माध्यम से करते हैं तो उसको रसायन चिकित्सा अथवा कीमियोथेरेपी कहते हैं। औषधियां होती है वो कम द्रव्यमान वाली होती है, उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। औषधियां कम द्रव्यमान वाले अणु होते हैं जिनका जो आणविक द्रव्यमान है लगभग 100 से हम कह सकते हैं कि 500 म्यू तक होता है इन औषधियों का द्रव्यमान। और ये औषधियां शरीर में विभिन्न जैव प्रक्रमों में सम्मिलित होती है। शरीर के जो विभिन्न जैव प्रक्रम हैं, शारीरिक जो अभिक्रियाएं हैं, उनमें ये औषधियां प्रयुक्त होकर लक्ष्य स्थानों तक औषधियां प्रयुक्त होती है, अपने लक्ष्य स्थान तक जाती है और उस बीमारी से हमें निजात दिलवाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, इनसे ये औषधियां अभिक्रिया करती है और इनसे अभिक्रिया करने के बाद में ये क्या करती है, लक्ष्य स्थान तक जाती है तथा बीमारियों से हमें निजात दिलवाती है। और ये जो लाभदायी के प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जीव जंतुओं में होने वाले रोगों का निदान करती है। अब चिकित्सक क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वह बीमारी के लक्षण अथवा रोग के लक्षणों के आधार पर दवाई का निर्धारण करता है या रसायन का निर्धारण करता है और उसके आधार पर ही वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है। अतः हमें कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेनी चाहिए। अब औषधियों का जो वर्गीकरण है वो डॉक्टर करता है फार्मोलॉजी के आधार पर, औषधि का क्रियात्मक प्रभाव के आधार पर, औषधि के रासायनिक व्यवहार पर और लक्ष्य अणुओं के आधार पर कोई भी डॉक्टर है वो उसका डिसीजन करता है। औषधियों का सेवन मैं पहले ही बता चुका हूं, हमें डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही हमें वो डॉक्टर कितनी आनुषंगिक मात्रा बताता है वो ही आनुषंगिक मात्रा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए।
क्योंकि आपको पता है कि मात्रा से ज़्यादा यदि हमने मेडिसिन ले ली तो यह मेडिसिन हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, यह मेडिसिन हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो मेडिसिन मेडिसिन की आनुषंगिक मात्रा लेनी चाहिए, चिकित्सकीय सलाह से लेनी चाहिए, ऐसा ही हमें करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। कुछ औषधियों का अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में हम। इसके अलावा साबुन और डिटर्जेंट का अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा दैनिक जीवन में हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के अंदर कौन से रसायन सम्मिलित है उनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम विशेष प्रकार के फिरोमोन्स का अध्ययन करेंगे, हम कार्बन फाइबर्स का अध्ययन करेंगे, हम कुछ से एंटीबायोटिक का अध्ययन करेंगे, कुछ हम एंटी स्पास्मोडिक का अध्ययन करेंगे, उनकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, हम नार्कोटिक ड्रग्स का अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हम रंग का अध्ययन करेंगे, डाइस का अध्ययन करेंगे, पिगमेंट्स के बारे में उनकी हिस्ट्री जानेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में हम ये बातें हम कंटिन्यूस इसके अंदर जारी रखेंगे।